हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आईवीयू। आईवीयू का मतलब क्या है? इंट्रावेनस यूरोग्राम। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिकेशंस पढ़ेंगे, मतलब किस किस चीज़ों के कारण आईवीयू करना पड़ता है। फिर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे। फिर रिस्क क्या क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब किस किस रीजंस से, किस किस सिम्टम्स को देख के ये प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। रिस्क फैक्टर मतलब आईवीयू के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकता है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होता है, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, इसका प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो होता है, फिल्म कैसे बनाया जाएगा, कितने सारे फिल्म्स कौन कौन से व्यू को देना चाहिए डॉक्टर्स को, नेफ्रोटोमोग्राम पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ यूरोग्राम, उसके कॉम्प्लिकेशन, आफ्टर केयर, सीटा यूरोग्राफी, एमआर यूरोग्राफी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आईवीयू है वो एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। किसका? यूरिनरी ट्रैक्ट का, जिसमें कि रेनल पैरेन्काइमा, कैलाइसिस और पेल्विस तीनों का इवोल्यूशन, तीनों को देखा जाएगा आफ्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इंट्रावेनस पाइलोग्राम यानी आईवीपी एक मिसनोमर है, मतलब ये एक रियल टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल आईवीपी में केवल पेल्विस और किलेसिस देख सकते हैं, पैरेन्काइमा नहीं देख सकते। जो पाइलोग्राम टर्म है आईवीपी में वो केवल रेट्रोग्रेड स्टडीज में देखा जाता है, ओनली विजुअलाइजिंग ओनली कलेक्टिंग सिस्टम देखा जाता है इसमें। आईवीयू का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, लास्ट 10 ईयर्स से देखा जा रहा है। नए नए इमेजिंग मॉडलिटीज आ गए, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और इसका कॉस्ट भी कंटेन कर गया। एडवर्स इफेक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके कारण का भी हम लोग नहीं करने लगे, है ना, पैसों के कारण भी, और सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड भी आ गया इसलिए भी। इंडिकेशन, किन किन केसेस में हम लोग आईवीयू करते हैं, तो ये अगर हम लोग को यूरिनरी ट्रैक्ट देखना है पूरा तो हम लोग आईवीयू की सहायता लेंगे। हेमेटूरिया यानी यूरिन से ब्लड आना, उस केस में हम लोग करते हैं। पायूरिया के केस में करते हैं, है ना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि पायूरिया क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेनल कलेक्टिंग सिस्टम को देखने के लिए करते हैं, रेनल पेल्विस को देखने के लिए करते हैं। देखो बेसिकली पायूरिया का भी बता ही देती हूँ मैं। पायूरिया क्या होता है? जिसमें पस आता है यूरिन में, है ना, तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है ये जनरली, तो पस आता है यूरिन में। दोनों किडनी का जो फंक्शन है वो देखने के लिए भी, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसीजर को करते हैं। यूरेटर में कोई अबनॉर्मेलिटी है वो भी देखने के लिए करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, इसको देखने के लिए भी हम लोग करते हैं। यूरोपैथी बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गया तो उसको देखने के लिए। आईवीयू इसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड यही है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। यूरिनरी ट्रैक्ट में टीबी हो जाना, ये भी एक इंडिकेशन है जिसमें ये प्रोसीजर करते हैं। कैलकुलस डिजीज यानी पथरी, पथरी हो जाना, पथरी अगर हो गया है तो उसमें भी हम लोग ये वाला प्रोसीजर करते हैं। किसी को पोटेंशियल रेनल डोनर्स जो किडनी डोनेट करते हैं उसके अंदर भी हम लोग आईवीयू करके एक बार देख लेते हैं। इंडो यूरोलॉजिकल स्टडीज, इंडो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, तो बेसिकली इसमें, और सर्जरी, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो सर्जरी होती है उस केस में भी करते हैं। बेसिकली इंडो यूरोलॉजी का मतलब होता है सबसे कम से कम खतरा पहुंचाने वाले प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीट कर रहे हैं लेकिन सबसे कम खतरनाक है, उसके पहले भी हम लोग आईवीयू करते हैं। किसी को किडनी की इंजरी हो गई, रेनल इंजरी, उसमें भी करते हैं। और फ्लैंक पेन, फ्लैंक क्या होता है बेसिकली, तो फ्लैंक का मतलब होता है एरिया ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप, यानी ये जो रिब्स है और ये जो हिप है इन दोनों के बीच का जो रीजन है
उसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं। वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो वैसे केस में भी हम लोग आईवीयू की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। और रेनल कोलिक अगर है तो उस केस में भी करते हैं। रेनल कोलिक का मतलब सीवियर पेन है जिसमें मतलब क्यों हो रहा है, ये किडनी स्टोन के कारण या किसी और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कारण भी होता है ये। ठीक है, बच्चों में क्यों करते हैं? बेसिकली वेटर एनोमलीज, वेटर यानी वर्टेब्रल, एनल, ट्रैकियोएसोफेजियल, रेनल एनोमलीज, तो ये सब के अंदर भी हम लोग ये करते हैं। रेनल एनोमली बेसिकली 90% पेशेंट में देखा जाता है। माल फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पॉलीसिस्टिक डिजीज, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, उस केस में भी हम लोग ये करते हैं बच्चों में। जेनेटिलिया का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ यानी माल फॉर्मेशन हुआ तो, या फिर बायलैटरल क्रिप्टोर्किडिज्म जिसमें टेस्टिस नीचे तक नहीं आ पाया, तो दोनों तरफ अगर ऐसा है तो उस केस में बच्चों में करते हैं। 3 डिग्री हाइपो, ये वाला चीज देखो, कुछ ना इसमें जो डिजीजेस हैं वो ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ये लोग गोल्ड स्टैंडर्ड भी पूछ देते हैं। तो यहाँ पे हाइपोस्पेडियसिस, ये कॉन्जेनाइटल कंडीशन होता है मेल में, जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है वो अंदर की तरफ is on the underside of the penis rather than at the tip, तो इस केस में भी हम लोग करते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमली का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उस केस में भी करते हैं। ई न्यूरेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियूरिया, ई न्यूरेसिस जो होता है वो बेसिकली ई न्यूरेसिस बेसिकली देखो, इन्यूरोसिस जो होता है वो रिपीटेड इनएबिलिटी होता है टू कंट्रोल यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बेसिकली बैक्टीरिया का इनको इन्फेक्शन है या एबनॉर्मल यूरिनरी सेडिमेंट हो रहा है, डायूरिनल और नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो ये सब के केस में देखने को मिलता है। बेसिकली इनकॉन्टिनेंस यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ब्लैडर या बॉवल कंट्रोल, यानी जैसे ही पेशाब की थैली भरेगी वैसे ही यूरिनेशन हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लड़कियों में जिसमें कांस्टेंट इंटरमिटेंट डैम्पनेस होता है ना, या एक्टोपिकली इंसर्टेड यूरेटर है, वहां पे आईवीयू मैंडेटरी है। यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको साथ साथ में लिखते जाना। एनोरेक्टल एनोमली है, उस केस में भी आईवीयू करते हैं। यूटीआई नॉट रिकमेंडेड फॉर इवोल्यूशन ऑफ यूटीआई, यूटीआई देखने के लिए हम लोग नहीं करते हैं अनलेस प्रीलिमिनरी वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम रिवील करेगा रिफ्लक्स या दूसरे कंपेलिंग इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं? अगर किसी को आयोडीन की सेंसिटिविटी है तो उस केस में नहीं करते हैं हम लोग, और किसी को प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी हम लोग नहीं करते हैं। सीवियर हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस जिसमें 30% रिस्क है सिमिलर रिएक्शन on a subsequent occasion. The risk is lower with low or smaller contrast media.
रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? कार्डियक फेलियर फॉर पेशेंट इन कार्डियक डिकम्पेंसेशन, हाइपर osmolar contrast should not be used as the media intensify congestive cardiac failure. लो osmolar contrast जैसे कि आयोएक्सोल को यूज करना चाहिए. Dehydration. Renal shutdown may be precipitated, especially in infants, diabetics, and in multiple myeloma patients. मल्टीपल माइलोमा, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे बता क्या रहा है, देखो कि जो रेनल शटडाउन वाले पेशेंट्स हैं, तो बच्चों में रेनल शटडाउन हो जाता है, कम पानी पीते हैं क्योंकि वो लोग, डायबिटीज अगर किसी को है, या फिर माइलोमा क्या होता है? ब्लड कैंसर बेसिकली. वैसे पेशेंट्स में प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हो जाता है, टैम हॉर्सफॉल, पेन सी जॉन्स प्रोटीन, ये रेनल ट्यूब्यूल्स में जाके प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, जिसके कारण एन्यूरिया होता है, यानी यूरिनेशन होना बंद हो जाता है. और डिहाइड्रेशन के कारण थ्रोम्बोसिस हो सकता है रेनल वेन में, और रेनल फेलियर हो सकता है चिल्ड्रन में. डायबिटीज विथ एजोटीमिया. एजोटेमिया उन केसेस में होता है जहाँ डायबिटीज, अगर डायबिटीज है और उसके साथ साथ एजोटेमिया क्या होता है? जहाँ पे यूरिया बढ़ जाता है ब्लड में, तो ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं टू नेफ्रोटॉक्सिक कंट्रास्ट मीडिया. और 2000 में एक पेशेंट, जनरली इनको ऐसे केसेस में कंट्रास्ट देने से रेनल शटडाउन हो जाता है. और अगर प्रीवियस पहले से कोई एलर्जिक रिएक्शन है, तो वैसे केस में भी in these cases non-ionic agent should be used and injectable steroid should be given 12 to 4 hours before procedure. History of pheochromocytoma. Contrast media precipitate करता है hypertensive crisis. Omnipac iohexol 240 mg iodine per ml, 300 mg iodine per ml, 300 mg iodine per ml 40 to 80 ml, less than 7 kg 4 ml per kg 3 ml per kg. अगर 7 किलो का बच्चा या उससे कम है तो 4 ml पर केजी या 3 ml पर केजी यूज करते हैं. 350 मिलीग्राम आयोडीन पर ml है. अगर 7 किलो से ज़्यादा का बच्चा है तो 350 मिलीग्राम आयोडीन पर ml वाला कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे 40 से 80 ml. ठीक है. 300 से 600 मिलीग्राम आयोडीन इक्विवेलेंट पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम 40 ग्राम यूज कर सकते हैं. इसमें मैग्लूमाइन अगर आयोनिक यूज कर रहे हैं तो मेग्लूमाइन आयोथैलमेट और डाइट्राइजोएट 60% containing equivalent of 280 milligram ml per ml of iodine dose 1 to 2 ml per kg body weight. 6 महीने से कम का है तो 10 ml, 6 महीने से 2 साल का है तो 20 ml, और 2 से 10 साल का तो 20 से 40 ml. इंजेक्ट कैसे करेंगे? बेसिकली आईवी बोलस के थ्रू दिया जाता है. विद इन 30 से 60 सेकंड ये चला जाना चाहिए. और डेंसिटी जो होता है नेफ्रोग्राम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया. ज़्यादा आयोडीन इंक्रीज करेगा डेंसिटी ऑफ नेफ्रोग्राम को, और ज़्यादा डोजेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंक्रीज करता है डायूरेसिस, जो कि कलेक्टिंग सिस्टम को डिस्टेंड करता है, जिसके कारण डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है फ्रॉम द यूरोग्राम. प्रिपरेशन, हिस्ट्री लेंगे हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस का या फियोक्रोमोसाइटोमा का, रेनल डिजीज, एलर्जी टू ड्रग्स एंड एनी स्पेसिफिक फूड. फास्टिंग करना होगा 4 घंटे के लिए. डू नॉट डिहाइड्रेट द पेशेंट. बोवेल प्रिपरेशन करना पड़ेगा. लो रेसिड्यू डाइट लेना पड़ेगा. दाल चपाती, नॉनवेज फूड एंड प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड लेना पड़ेगा. बोवेल वॉश दिया जाता है टिल बोवेल इज क्लियर ऑफ फीकल मैटर ऑन द प्रीवियस नाइट. कन्वेंशनल एनेमा डिजायरेबल नहीं होता बिकॉज इट इज इनएडिक्वेट फॉर कोलोन क्लींजिंग एंड लीव
residual air fluid in the bowel. However, distal colon enema can be used to clean the distal bowel and can be utilized in the place of suppository. Laxative recommend किया जाएगा ताकि हम लोग fecal matter को eliminate कर सकें from the colon और reduce कर सकें amount of gas को in the bowel. Dalcolax, Biscodil, ये 2 से 4 टैबलेट दिया जाता है सोने से पहले 2 दिन तक लगातार IV उसके 2 दिन पहले तक शुरू करना है 2 दिन पहले. अगर इससे भी बॉवल क्लींजिंग अच्छे से नहीं हुआ तो कैस्टर ऑयल देना है. कैस्टर ऑयल इफेक्टिव कैथेरेसिस है जो कि 30 से 60 ml एक बार में पीना पड़ेगा. और कैस्टर ऑयल कहाँ पे नहीं देना चाहिए? जहाँ पे पहले से पेट में दर्द हो रहा है किसी अननोन कॉज के कारण. और ओल्डर पेशेंट में इट इज एडवाइजेबल टू यूज अ सपोजिटरी इन द मॉर्निंग इन एडिशन टू ओरल लग्जेटिव. तो यहाँ तक कितना बात याद रखना है. तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे चिल्ड्रन के लिए क्या क्या केयर करना है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है. तो तब तक के लिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.